तेजस्वी एक बहुत भारी बीमारी से गुजर रहा था। ये बीमारी कोई शरीर के ऊपरी हिस्से में नहीं थी, ये उसकी आत्मा पर लगी हुई थी। वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और बेहद खूबसूरत हट्टा कट्टा नौजवान था। उसकी माँ जब भी उसे शादी करने के लिए कहती, वह बिल्कुल बौखला जाता और ये बात उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वह अपनी माँ के और समाज के आगे हार मान चुका था और अपनी माँ की बात मानता उसने आज ये फैसला कर लिया था कि वह शादी करेगा, पर यह शादी कोई आम शादी जैसी नहीं होगी। तेजस्वी ने आज फाइनली अपनी शादी का ऐलान कर दिया था, पर यह शादी कोई खुशी देने वाली नहीं थी। जिस लड़की से उसने शादी की थी, उस लड़की ने बड़ी मजबूरी में आकर इससे शादी के लिए हाँ भरी थी। तेजस्वी ने कहा था कि मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, सोना, चांदी, जेवरात, पैसे, रुपया, पर एक चीज़ मैं नहीं दे सकता। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ डील करनी होगी। उस लड़की ने मजबूरी में आकर इस सारे सौदे को कबूल कर लिया था। लेकिन सुहाग रात के दिन जब उसने अपने सुलगते अरमानों को ठंडा पड़ते देखा तो उसके दिल में एक दर्द की टीस उठी थी। वह लड़की क्या यूं ही पूरी ज़िंदगी अपने जिस्म को तड़पता देखेगी? इतना हैंडसम नौजवान आदमी उसके सामने होगा, पर उसके जिस्म की भूख को नहीं मिटा सकता। ये कैसी शादी थी? ये कैसी सुहागरात थी? उसकी आत्मा अब खून के आंसू रो रही थी। उसने अपने जिस्म के लिए बहुत गंभीर फैसला कर लिया था। उसकी जवानी किस काम की थी, जिसमें कोई मोहब्बत नहीं थी, कोई एहसास नहीं था। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब तेजस्वी की भारी आवाज़ उस मीटिंग में गूंजी थी। तेजस्वी की भारी आवाज़ उस मीटिंग में गूंजी थी। आप मुझे बता रहे हैं कि पिछले महीने जितना सेल हुआ है, उनमें सिर्फ 2% भी मुनाफा नहीं हुआ, जबकि बाज़ार में हमारे सामानों की मांग बहुत ज़्यादा है। उसकी गूंज कमरे में मौजूद हर आदमी के दिल में डर पैदा कर गई थी। उसके सामने बैठे अधेड़ उम्र के सेल्समैन के माथे पर पसीने के बूंदे दिखाई दे रहे थे और तेजस्वी की आंखें, जो किसी शिकारी की तरह अपने शिकार को देख रही थी और उस इंसान के चेहरे पर जमी हुई थी। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा सा आगे झुका। उसकी उंगलियों की हलचल उस महंगी लकड़ी के मेज पर टकाटक चल रही थी। एक एक पल भारी था। अपने फैक्ट्री के मैनेजर पर बरस पड़ा था। मैंने आपको उस फैक्ट्री के लिए इतना महंगा बजट दिया था और अच्छे वर्कर दिए थे, और बदले में आप मुझे ये नाकामी का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। तेजस्वी सबको डांट रहा था, जैसे कोई शतरंज का माहिर खिलाड़ी हो। वह शब्द नहीं, तीर बरसा रहा था। मीटिंग में मौजूद हर आदमी जानता था कि तेजस्वी को नाकामी से नफरत है। वह एक ऐसी मशीन था जो सिर्फ जीतना ही जानता था। मीटिंग में जब सब अपनी अपनी बातें रख रहे थे, तारीफों के पुल बांध रहे थे, तब भी उसके चेहरे पर कोई असर दिखाई नहीं दिया था। उसकी दुनिया में सिर्फ कामयाबी की जगह थी, जज्बात की नहीं। शाम को जब वह अपनी मर्सिडीज में से उतरकर वीर हाउस के पार्किंग में दाखिल हुआ तो माहौल थोड़ा सा बदल गया था। बाहर की दुनिया का अड़ियल बादशाह घर के चौखट पर कदम रखते ही एक आज्ञाकारी बेटा बन जाता था। डाइनिंग हॉल में उसकी माँ सविता देवी, उसकी छोटी शादीशुदा बहन तान्या उसका इंतज़ार कर रही थी और मेज़ पर अलग अलग खानों के वैरायटी सजाए गए थे। लेकिन हवा में एक तनाव था। तेजस्वी ने कुर्सी खींची और चुप से बैठ गया। उसकी चुप्पी घर वालों के लिए नया नहीं था। सविता देवी ने एक तस्वीर धीरे से उसके आगे बढ़ाई। तेजस्वी, ये सब इंस्पेक्टर विक्रम की बेटी है, तृप्ति। बहुत अच्छी है और पढ़ी लिखी बच्ची है, और भगवान ने उस पर रूप टूट कर बरसाया है। तान्या ने एक निवाला उसके मुंह में डाला और कहा, भाई आप एक बार मिल तो लीजिए। तेजस्वी ने तस्वीर को देखे बिना एक तरफ धकेल दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास दौड़ा था। मम्मी, मैं अभी इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उसके शब्द बहुत ही नरम थे और तेजस्वी की ये बातें सविता देवी की आंखों में आंसू ले आए थे। आखिर कब तक बेटा, कब तक तुम यूँ अकेले रहोगे? मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं अपने इकलौते बेटे का घर बसते हुए देखना चाहती हूँ। लोग क्या कहेंगे? वीर सिंह का इकलौता वारिस शादी से भागता है। तेजस्वी कुर्सी से यूं उठकर खड़ा हुआ था जैसे उसे किसी ने गर्म अंगारों पर बैठा दिया हो। उसकी मुट्ठियां जोर से बंद हुई थी। लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए मम्मी, वह ये कहकर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अपने पीछे एक बोझल चुप्पी अपनी माँ की टूटी हुई इच्छाएं छोड़ गया। अगली सुबह तेजस्वी उसी गुस्से में और झुलझुलाहट में अपने ऑफिस में पहुंचा था। रात का बोझ अभी भी उसके दिमाग पर सवार था। उसने ऑफिस के मैनेजर को बुलाया और अपने सामने रखी नई पर्सनल असिस्टेंट की सारी फाइलों को एक झटके से गिरा दिया। कोई भी इस काबिल नहीं, सबको यहाँ से निकालो। उसकी दहाड़ सुनकर मैनेजर बिल्कुल डर सा गया था और घबरा गया था। उन सबको मेरी शक्ल से ज़्यादा मेरे बैंक बैलेंस में दिलचस्पी है।
मुझे कोई काम करने वाली प्रोफेशनल लड़की चाहिए, कोई गुड़िया नहीं। मैनेजर ने हिचकिचाते हुए एक आखिरी फाइल आगे बढ़ाई। सर, ये एक आखिरी लड़की है जो इंटरव्यू के लिए बाहर बैठी हुई है। उनका नाम रचना है। उसका बायोडाटा बहुत ही दिलचस्प लग रहा है और तेजस्वी ने बेदली से उसे अंदर बुलाने का इशारा किया। दरवाज़ा खुला और रचना अंदर दाखिल हुई। एक पल के लिए तेजस्वी की नज़र उस पर टिक गई थी। वह किसी मोम की गुड़िया की तरह खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा खिंचाव और आंखों में एक सच्चाई चमक रही थी। उसने बिल्कुल सादा से कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसके चलने और बात करने के अंदाजे में एक विश्वास दिखाई दे रही थी। रचना तेजस्वी के दफ्तर में असिस्टेंट की नौकरी के इंटरव्यू के लिए बैठी हुई थी। तेजस्वी ने उसकी फाइल को उचटती नज़रों से देखा, फिर अपनी कुर्सी से टेक लगाकर उसे यूं देखा जैसे उसका सर दर्द हो रहा हो। मिस रचना, आप क्यों समझती हैं कि आप इस नौकरी के लिए मुनासिब हैं? यहाँ काम करना बच्चों का खेल नहीं है। रचना ने बिना किसी घबराहट के नज़रें मिलाई। सर, मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत ही बारीकी से जानकारी ली है। आपको ऐसी असिस्टेंट की ज़रूरत है जो सिर्फ आपके शेड्यूल को ना संभाले बल्कि आपके काम के दबाव को भी समझ सके, और मैं समझती हूँ कि मुझ में वो काबिलियत है और वह हौसला ज़रूर है। उसके शब्दों की सच्चाई और ठहराव ने तेजस्वी को चौंका दिया था। उसकी आंखों में छुपी रोशनी के बावजूद उसके शब्द ने तेजस्वी को कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। तेजस्वी ने कुछ सवाल पूछे, उसे उलझने की कोशिश की, लेकिन रचना ने हर सवाल का जवाब बड़ी ही तसल्ली और बड़ी ही समझदारी से दिया था। तेजस्वी उसके दिमाग से बहुत ही खुश था। उसने आखिरी सवाल पूछा, अगर आपको रात देर तक रुकना पड़े या छुट्टी के दिन भी काम करना पड़े? तो रचना एक पल के लिए चुप हुई थी। उसकी आंखों में एक साया सा लहराया था। फिर उसने मजबूती से कहा, सर, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है और मैं हर तरह के मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। उसके शब्दों में छुपी मजबूरी और खुददारी तेजस्वी के दिल में कहीं उतर सी गई थी। ठीक है, आप कल से काम शुरू कर सकती हैं। तेजस्वी ने बस यूं ही कह दिया था। उसने खुद भी नहीं सोचा था कि वह कितनी जल्दी फैसला कर लेगा। रचना के चेहरे पे एक पल के लिए हैरानी हुई थी और उसने जल्दी से उसका धन्यवाद किया। वह ये कहकर उठकर चली गई और उसके जाने के बाद भी तेजस्वी उसे जाते हुए देखता रहा। उस लड़की में कुछ तो खास था, कुछ ऐसा जो उसकी बनावटी दुनिया के चकाचौंध से बिल्कुल अलग था। रचना की मेहनत, ईमानदारी और उसका काम करने का तरीका, ये कुछ हफ्तों में ही तेजस्वी का भरोसा जीत लिया था। हफ्ते महीनों में बदलने लगे और उस बीच रचना तेजस्वी के काम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। वह अब सिर्फ एक पर्सनल असिस्टेंट नहीं थी, बल्कि उसकी कारोबारी सल्तनत की दुनिया थी जिस पर वह आंखें बंद करके विश्वास कर सकता था। रचना उसके कहे बिना उसकी ज़रूरतें समझ जाती थी। उसके गुस्से के पीछे छुपी काम की थकावट को भांप लेती थी। हर मामले को इतनी बारीकी से और काबिलियत से संभाल लेती थी। तेजस्वी खुद भी हैरान रह जाता था। इस साल जहां एक तरफ तेजस्वी का रचना पर भरोसा और विश्वास था, वहीं दूसरी तरफ बीर हाउस में उस पर शादी का दबाव एक तूफान की शक्ल में ले रही थी। सविता देवी की दिन की शुरुआत उसकी शादी को लेकर ही होती थी और रात को भी ख़त्म उसकी शादी पर ही होता था। उसकी बहन तान्या जब भी घर आती तो बातों बातों में उसे ताने देती और नई लड़कियों की तस्वीर दिखाया जाता। ये दबाव अब सिर्फ बातों तक नहीं रखा जा रहा था, बल्कि एक जंग जैसी बन चुकी थी जिसे तेजस्वी को अपने ही घर में अजनबी कर दिया गया था। उसे अब घर जाना एक बोझ लगने लगा था। फिर वह दिन भी आ गया जब बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। उसे दोपहर में सविता देवी ने फ़ोन किया और उनकी आवाज़ सिसकियों में डूबी हुई थी। तेजस्वी, अगर तुम मेरी खुशी की परवाह नहीं करते तो तुम कम से कम मेरी सेहत का ही ख्याल कर लो। डॉक्टर कहता है मेरा ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई रहता है। मैं तुम्हारी फिक्र में हरदम पड़ी रहती हूँ। मम्मी के ये सब तीर बनकर उसके सीने में लग रहे थे। उसने गुस्से और बेबसी के हालत में फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन उसकी माँ की सिसकियाँ उसके कानों में गूंजती रही। उसके माथे पर पसीने आ गए। उसने अपनी टाई की नोट ढीली की। रचना ने दूर से ये सब कुछ देखा था। उसने तेजस्वी के चेहरे पर वो बेबसी देखी जो उसने किसी भी मीटिंग या काम के तनाव में नहीं देखी थी, और एक पल के लिए उस ताकतवर आदमी के अंदाजे पर कमज़ोर इंसान को देखकर ठिठक गई। आज पहली बार रचना को उस पर गुस्सा नहीं, तरस आ रहा था। शाम ढल रही थी और दफ्तर के लोग एक एक करके जा रहे थे। रचना भी अपना बैग उठाकर जाने ही वाली थी जब तेजस्वी की भारी आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा था, जो आज मामूली से ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। रचना, 1 मिनट रुको।
दफ्तर के कमरे में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। एयर कंडीशन की हल्की आवाज़ और बाहर की बिल्डिंगों की रोशनियां चुप्पी को तोड़ रही थी। रचना ने पलटकर देखा। तेजस्वी अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ पीठ किए शीशे की दीवार से बाहर देख रहा था। आज फ़ोन पर अपनी माँ की सिसकियों ने तेजस्वी को अंदर से तोड़कर रख दिया था। रचना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तेजस्वी की आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता और थकावट दिखाई दे रही थी। रचना चुप से उसके करीब आकर खड़ी हो गई। जी सर, कहिए। मेरा परिवार, खास तौर पर मेरी माँ, मुझ पर शादी की दबाव डाल रही है। वह एक पल के लिए रुका, जैसे शब्द उसके गले में ही अटक गई हो। फिर उसने हिम्मत इकट्ठी की और कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये शब्द एक बम की तरह रचना के सर पर गिरे थे। उसने हैरानी से उसे देखा। उसे लगा जैसे उसने सुनने में कोई गलती की हो। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? ये कोई आम शादियों की तरह नहीं होगी और ना ही एक बिजनेस डील की तरह होगी। ये एक सौदा होगा जो सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच होगा। उसमें मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। बदले में तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसका तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। दौलत, इज्जत, तुम्हारे बहन भाइयों की एक बेहतरीन भविष्य, तुम्हारे परिवार के सारे खर्च मेरे होंगे। बदले में मुझे तुम्हारी जिंदगी के कुछ साल चाहिए। तुम्हें दुनिया के सामने मेरी पत्नी बनकर रहना होगा, वीर हवेली की बहू का किरदार निभाना होगा। लेकिन हकीकत में हमारा रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं होगा। उसने मुड़कर रचना की तरफ देखा। उसकी आंखों में सालों को छुपा दर्द झलक रहा था। एक ऐसी बेबसी थी जिसे रचना ने पहले कभी नहीं देखा था। मैं ऐसी जिंदगी के लायक नहीं हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज़ कांप गई थी। ये रात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगी। बोलो, क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? रचना कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चली गई। घर लौटी तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसका जिस्म अभी तेजस्वी के दफ्तर में कैद था। तेजस्वी के शब्द, उसकी आंखों का दर्द, उसकी कही हुई बातें, सब कुछ उसके दिमाग में एक भंवर की तरह घूम रहे थे। ये कैसी शादी है? एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी का सौदा। वह जानती थी ये सौदा स्वीकार करने का मतलब अब अपनी इच्छा को जिंदा दफन कर देना। क्या वह कभी मोहब्बत का एहसास नहीं जान पाएगी जिसके सपने वह बचपन से देखती आई थी? उसने अपनी माँ को हंसते हुए देखा और दवाई लेकर उनके कमरे में चली आई। माँ, आपकी दवा। उसकी माँ ने कमज़ोर हाथों से गिलास पकड़ा और प्यार भरी नज़रों से उसे देखा। जीती रहो बेटी, तुम ही मेरा सहारा हो। माँ के ये शब्द रचना के दिल में तीर की तरह लगे थे। वह सारी रात जागती रही, अपने दिल और दिमाग से लड़ती रही। उसका दिल कह रहा था ये गलत है, ये खुदकुशी के बराबर है, जबकि उसका दिमाग उसे परिवार की मजबूरियां और तेजस्वी की मजबूरियों को इग्नोर नहीं कर सकती थी। अगले दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह उन्हें लेकर अस्पताल भागी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा उन्हें जल्दी ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिस पर लाखों रुपए खर्च होंगे। ये सुनकर रचना के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। लाखों रुपए? वह ये रकम कहाँ से लाती? उसने अपने भाई को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में बेबसी दिखाई दे रही थी। यही तो पल था जब रचना ने अपना फैसला कर लिया। उसके आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसके सामने उसकी माँ की जिंदगी और उसके अपने सपने थे, और एक माँ की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं था। उसने कांपते हाथों से अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े होकर तेजस्वी को फ़ोन किया। घंटी बज रही थी। रचना का दिल डूब रहा था। हेलो। दूसरी तरफ तेजस्वी की गंभीर आवाज़ उसे सुनाई दी। रचना ने गहरी सांस ली, अपनी आवाज़ को टूटने से बचाने की कोशिश करने लगी। मुझे आपकी हर बातें स्वीकार हैं। उसकी आवाज़ एक सिसकी में डूबी हुई थी। फ़ोन के दूसरी तरफ एक लंबी चुप्पी छाई हुई थी। फिर तेजस्वी की तरफ से इतनी सी आवाज़ आई, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। फ़ोन बंद होते ही रचना की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वह अस्पताल के कॉरिडोर में दीवार से टेक लगाकर वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसका दिल, उसका दिमाग, सब कुछ सुन्न हो चुका था। उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा कर लिया। अपनी आत्मा बेचकर अपनी माँ की सांस खरीद ली। कुछ देर बाद तेजस्वी उसके सामने खड़ा था। उठो। उसकी आवाज़ में दबदबा तो था, लेकिन गंभीरता नहीं थी। रचना ने उसका हाथ थाम लिया और तेजस्वी ने अस्पताल के सारे कंडीशन के पैसे वैसे सब कुछ भरे। रचना के घर वालों को तसल्ली दी, कंपनी इलाज के सारे खर्च उठा लेगी। उस रात वह अपनी माँ के कमरे में जाकर उनके पास बैठ गया। मम्मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सविता देवी ने चौंक कर उसे देखा। जी बेटा। तेजस्वी ने गहरी सांस ली। मैंने शादी का फैसला कर लिया है। सविता देवी की आंखें खुशी से चमक उठी थी। सच? कौन है वह लड़की? वो मेरी असिस्टेंट है रचना, एक बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। मैं चाहता हूँ कि आप कल मेरे साथ उसके घर चलिए उसका रिश्ता मांगने। बेटे के मुंह से इतनी नरमी और इज्जत से ये बात सुनकर सविता देवी के दिल बिल्कुल खुशी से पागल हो गया। अगले दिन वे रचना के घर गए
और बड़े प्यार और इज्जत से उनकी बेटी का हाथ मांगा, वह भी बहुत इज्जत के साथ। और सारे रस्मों रिवाज के साथ हुआ था। किसी को कुछ ज़्यादा सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था। शादी की फंक्शन शहर के सबसे शानदार और यादगार तरीके से मनाई गई थी, जिसमें मुल्क के कोने कोने से बड़े बड़े कारोबारी और बिजनेसमैन उस फंक्शन में आए हुए थे। रोशनी और फूलों की बहार थी, मेहमानों के ठहाके थे, माहौल को और ही दिलचस्प बना रहे थे। सविता देवी का चेहरा खुशी से दमक रहा था। हर आने वाले मेहमान को अपनी चांद सी बहू से मिलवा रही थी। तान्या भी अपने भाई की शादी पर बहुत खुश हो रही थी और रचना के करीब आई थी। भाभी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। भाई की पसंद कितनी अच्छी है। रचना ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। धन्यवाद, लेकिन जिन दो लोगों के लिए ये महफिल सजाई गई थी, वे दोनों एक खूबसूरत बुद्ध की तरह स्टेज पर बैठे हुए थे। रचना ने ब्राइडल लहंगा बड़ी ही कीमती पहन रखा था और वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। तेजस्वी शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट यूं सजी हुई थी जैसे किसी ने जबरदस्ती चिपका दी हो। तस्वीर में एक दूसरे का हाथ थाम कर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी उंगलियां एक दूसरे के प्यार के एहसास से अलग थी। उनकी आंखें एक दूसरे से नजरें चुरा रही थी। रचना को लगा जैसे वह अपनी जिंदगी का नहीं, अपनी इच्छाओं की अर्थी निकाल रही है। उस भीड़ में वो बिल्कुल ही अकेली थी। रात के आखिरी पहर जब वह वीर हाउस पहुंचे तो तेजस्वी रचना को उसके कमरे तक छोड़ने आया था। उनका कमरा बेहद खूबसूरत सजाया गया था। भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बेड पर फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। माहौल में हर वह चीज़ मौजूद थी जो किसी भी नए जोड़े की पहली रात को खास बनाती है। सिवाय मोहब्बत और जज्बात के, ये तुम्हारा कमरा है, तेजस्वी ने बहुत नरमी से कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी थकावट थी। और मैं बराबर वाले कमरे में सो रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ झिझकना मत। उसका शब्द कोई प्यार का एहसास नहीं दे रहा था, वह सिर्फ विनती कर रहा था। वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, रचना जो अब तक बुत बनी खड़ी थी, उसने हिम्मत करके उसे बुलाया। तेजस्वी वह रुकता हुआ पलटकर उसे देखने लगा। रचना की आंखों में आंसू थे जो उसने बड़ी मुश्किल से ही रोके हुए थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद। ये शब्द कई मतलब लिए हुए थे। धन्यवाद उसकी माँ की जिंदगी बचाने का, धन्यवाद उसके परिवार को सहारा देने का, और शायद इस बात का भी धन्यवाद कि वह उसके शादी के सौदा को बड़े प्यार से निभा रहा था। तेजस्वी ने जवाब में सिर्फ सर हाँ में हिलाया, कुछ कहा नहीं और चुप से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ रचना के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। उस फूलों से सजे आलीशान कमरे में अकेली बैठी रोती रही, अपनी किस्मत पर, अपने अधूरे सपनों पर, एक ऐसी शादी पर जिसकी पहली रात ही जुदाई पर टिकी हुई थी। जब आंसू सूख गए तो वह उठी, अपने भारी जिस्म को घसीटते हुए बाथरूम तक ले गई और उस ब्राइडल लहंगे के जोड़े को अपने जिस्म से नोचकर फेंक दिया। जैसे कोई कैद हो जिससे वह आज़ाद होना चाहती हो। अब सावर के ठंडे पानी के नीचे खड़े होकर भी उसे सुकून नहीं मिला। उसका सारा जिस्म भीग रहा था, लेकिन उसकी आत्मा की आग ठंडी नहीं हो रही थी। सावर लेने के बाद रचना बेड पर आकर बैठी। बहुत देर तक रोती रही, सोचों में घूमती रही। जाने कब उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो सुबह के नरम रोशनी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे ये सब कुछ बुरा सपना था, लेकिन फिर कमरे में फैली फूलों की भीनी महक और बिस्तर की सिलवटें उसे हकीकत की दुनिया में वापस ले आई थी। वह अभी बिस्तर पर ही थी। दरवाजे पर हल्की सी किसी की आने की आहट से उसने घबराकर खुद को ठीक किया और दुपट्टा सर पर ले लिया। दरवाजे से सविता देवी मुस्कुराते हुए दाखिल हुई। मेरी बच्ची, अभी तक सो रही हो? सविता देवी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। अब ये घर तुम्हारा है। जब दिल चाहे उठो, जो दिल चाहे करो, बस मेरे तेजस्वी का ख्याल रखना। वे बाहर से जितना भी सख्त है, अंदर से उतना ही नरम है। जल्दी से तैयार होकर नाश्ते पर आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह ये कहकर चली गई। रचना तैयार होकर नीचे नाश्ते की मेज पर पहुंच चुकी थी। नाश्ते की मेज पर तेजस्वी पहले से मौजूद था, अखबार में अपनी नज़रें जमाए हुए था। रचना ने धीमे से उसका पैर छुआ और उसका आशीर्वाद लेनी चाही तो उसने अखबार से नज़रें हटाए बिना जवाब दिया। सविता देवी के आते ही माहौल बिल्कुल बदल गया। दोनों अब एक दूसरे पर ध्यान दे रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बिल्कुल एक नई नवेली मोहब्बत करने वाले जोड़े की तरह। तेजस्वी ने खुद ब्रेड के स्लाइस पर जैम लगाकर उसकी प्लेट में रखा था। तुम्हारी पसंद का जैम है, उसने मुस्कुराकर कहा। रचना हैरान रह गई, उसे ये कैसे मालूम हुआ। फिर उसे याद आया कि एक बार दफ्तर में उसने अपनी दोस्त से बात की थी और तेजस्वी की याददाश्त बहुत तेज़ थी। रचना ने भी जल्दी अपना किरदार निभाया।
धन्यवाद, आपको मेरी पसंद का इतना ख्याल है। उसने ऐसी मोहब्बत भरी नज़रों से तेजस्वी को देखा। एक पल के लिए तेजस्वी खुद भी गड़बड़ा गया। उनकी उंगलियों का टकराव जब प्लेट में रखते हुए एक दूसरे से हुआ, सब इतना हकीकत लग रहा था। वे खुद भी उस धोखे में आने लगे थे। नाश्ते के बाद जब सविता देवी वहाँ से चली गईं, तो तेजस्वी का व्यवहार बदल गया। वह गंभीरता से रचना की तरफ ध्यान दिया। मेरी माँ के सामने हमें इसी तरह रहना होगा, एक खुशी और मोहब्बत करने वाले जोड़े की तरह। कोई गलती नहीं होनी चाहिए जिससे उन्हें शक हो। रचना ने बड़ी सुकून का सांस लिया। आप फिक्र मत करो मिस्टर तेजस्वी, ये सौदा किया है और मैं उसे निभाना जानती हूँ। उसके शब्द की खुददारी ने तेजस्वी को एक बार फिर से निहाल कर दिया था। अगली रात पिछली रात से ज़्यादा अलग थी। दोनों अपने अपने कमरों में कैद थे। रचना के कमरे और तेजस्वी के कमरे के बीच एक अंदरूनी दरवाज़ा था जो उस बड़े से कमरे को आपस में जोड़ता था, लेकिन वह दरवाज़ा उनके बीच खड़ी दीवार की तरह बंद था। रचना कोई किताब पढ़ रही थी और तेजस्वी अपनी फाइलों में गुम था। तभी रात के सन्नाटे में रचना के कमरे के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। रचना का दिल उछलकर गले में आ गया। तेजस्वी, कौन है इस वक्त? सविता देवी की मोहब्बत भरी आवाज़ आई। बेटा, दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ सुनकर रचना के बिल्कुल दिमाग घूम गए थे। उसी पल उसके और तेजस्वी के कमरे के बीच दरवाज़ा एक झटके से खुला और तेजस्वी अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में शायद परेशानी थी। माँ है, जल्दी करो, उसने धीरे से कहा। रचना ने कांपते हाथों से किताब एक तरफ रखी। वह दोनों बिजली की तेजी से एक ही बिस्तर पर बैठ गए। ऊपर से कंबल ओढ़ लिया। जल्दीबाजी में, घबराहट में उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ वह किस तरह एक दूसरे से लिपट गए। रचना का चेहरा तेजस्वी के सीने से टकरा रहा था और तेजस्वी का एक बाजू हड़बड़ी में उसके कमर के आसपास रख लिया था। सविता देवी ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया। रचना ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, मम्मी जी, दरवाज़ा खुला है, आप आ सकती हैं। सविता देवी हाथ में दूध का गिलास लिए अंदर आई। उन्हें यूं एक साथ देखकर उनके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कुराहट फैल गई थी। ये हमारी पारिवारिक रस्म है, मैं खुद अपने हाथों से बच्चों को दूध पिलाती हूँ। उन्होंने गिलास साइड टेबल पर रखकर ढेरों आशीर्वाद दिए और चली गई। उनके जाने के बाद भी कई पल दोनों सांस रोके वैसे ही लेटे रहे। उसके पति के जिस्म की गर्माहट सिर्फ उसके कंबल तक नहीं थी, ये एक ऐसी आग थी जो उसके अपने खून में उतरकर उसे पागल कर रही थी। उसे तेजस्वी की दिल की धड़कन अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। तेजस्वी का वह धड़कते सांसों की गरमाई जब उसके बालों से टकराई तो रचना के पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई। ये एहसास इतना अलग था। उसके गाल और कान के लौ दहकने लगे थे। बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। एक ऐसी आग में जल रही थी जो तकलीफ दे नहीं बल्कि नसीली थी। आखिरकार तेजस्वी ने खुद को उस आग से अपने आप को आज़ाद करवाया। वह धीरे से पीछे हटा और बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ। गुड नाइट। रचना की आवाज़ में एक अजीब सी कड़वाहट और गहराई थी और जो जवाब के इंतजार किए बिना अंदरूनी दरवाजे से अपने कमरे में चला गया। अपने पीछे एक ऐसी औरत को छोड़कर गया जो आज रात पहली बार अपने जिस्म के नई मायने से उसका सामना हुआ था। उस रात के बाद धीरे धीरे उनकी दूरियां कम होने लगी। दुनिया के लिए वह एक मोहब्बत के मिसाल जोड़े थे। वीर हाउस के फंक्शन में तेजस्वी का हाथ थामे चलती रचना को देखकर सभी उस पर बहुत नाज कर रहे थे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। रात को कॉफ़ी पीते हुए दिन भर की बातें करना अब उनकी मामूली आदत बन चुकी थी। तेजस्वी अपनी कारोबारी उलझनें उसे बताता, रचना अपने घर के छोटे मोटे किस्से उसको बताती। उनके बीच की दोस्ती अब गर्म चादर से ढक लिया गया था। तेजस्वी को रचना की सादगी, उसकी समझदारी, उसके चेहरे पर हर वक्त रहने वाली मासूम सी मुस्कुराहट अब अच्छी लगने लगी थी। उसे एहसास होता था कि रचना की मौजूदगी उसके अंदर के खालीपन को किसी हद तक भरने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ रचना को भी तेजस्वी के सख्त, स्मार्ट, लंबा चौड़ा, हैंडसम जवान उसे अब अच्छा लगने लगा था। वह दिन भर की बातें करना अब उनकी मामूली आदत बन चुकी थी। तेजस्वी के अंदर छुपा एक एहसास, ख्याल रखने वाला हैंडसम डांसिंग इंसान तनहा नजर आने लगा था। वह जानती थी कि उसका दुख बहुत गहरा है, इतना गहरा कि उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया है। वह अक्सर सोचती, काश वह उसके दर्द को छू सकती, उसे कम कर सकती, लेकिन दोस्ती की हद कहाँ ख़त्म होती है और एक पत्नी के अधिकार कहाँ से शुरू होते हैं, और ये वह नहीं जानती थी। उनके रिश्ते की कोई खास वजह नहीं थी, वह बस एक सौदा था। वे दो अजनबी थे जो अब एक दूसरे को जानने लगे थे। रचना की वीर हाउस में हर इच्छा, हर ज़रूरत पलक झपकते पूरी हो रही थी। दुनिया के हर ऐशो आराम उसके कदमों में लाकर बिखेर दिया जाता था। कीमती कपड़े, कीमती जेवर, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास।
सिवाय एक साथी के, पति के प्यार के। एक रात जब तेजस्वी अपने कमरे में जा चुका था, रचना अपने खूबसूरत किंग साइड बेड पर बिल्कुल अकेली लेटी थी। चादर की ठंडक उसके जिस्म को छू रही थी, लेकिन उसके अंदर एक आग दहक रही थी। इच्छा की, अरमानों की, उसके दिल की चाहत की। उस बड़े से खाली बिस्तर पर तेजस्वी उसके पास हो, उसका हाथ थामे, उसके बालों में उंगलियां फेरे। उसने अपना दायां हाथ उठाकर अपनी नज़रों के सामने किया। नाजुक लंबी उंगलियां जिन पर मेहंदी का रंग अब भी हल्का सा बाकी था। उसने सोचा, मैं क्या कभी किसी की मोहब्बत भरी मजबूत पकड़ महसूस कर पाऊंगी? क्या उसके इतने खूबसूरत हाथों को कोई नहीं छू पाएगा? उसके अंदर एक औरत की इच्छा जाग रही थी और ये एहसास उसको अंदर ही अंदर खा रहा था। वह जानती थी उसने ये सौदा अपनी मर्जी से किया था, अपने परिवार के लिए कुर्बानी दी थी, लेकिन दिल के समस्याओं में ये सब कहाँ चलता है। उसका जिस्म और उसकी आत्मा एक साथ प्यासी थी और ये प्यास हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। उसने करवट बदल ली और अपने आंसुओं को तकियों में भिगो दिया, ये जानते हुए कि उसकी रात इस तरह तन्हाई और अधूरेपन का एहसास में गुजरेगी। कुछ दिन इसी तरह बीते। एक रात रचना अपने कमरे में किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी जब नौकरानी घबराई हुई उसके पास आई। मैडम जी, साहब की तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। वे दोपहर से ही अपने कमरे में हैं, बाहर नहीं आए। रचना का दिल डर से मुट्ठियों में आ गया। वह सब कुछ छोड़कर भागती हुई तेजस्वी के कमरे की तरफ गई थी। दरवाज़ा खोला, वह अंदर दाखिल हुई तो देखा कि तेजस्वी बिस्तर पर लेटा था, बुरी तरह से कांप रहा था। उसका चेहरा तेज बुखार से तप रहा था। रचना ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ रखा तो उसका हाथ जलने लगा। उसे शायद बहुत तेज बुखार था। रचना ने जल्दी नौकरानी से ठंडे पानी का बाउल मंगवाया और पट्टियां लाने को कहा। वह सारी रात किसी माँ की तरह उसके पास बैठी रही, उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही, उसके हाथ पांव सहलाती रही। तेजस्वी बुखार की हद में कभी कुछ बड़बड़ा रहा था, कभी बेचैनी से करवटें बदलता। रचना चुप से उसकी सेवा करती रही। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रात के आखिरी पहर बुखार की हद में तेजस्वी ने अचानक रचना का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ कमज़ोर थी, लेकिन उसमें एक मोहब्बत थी। उसने रचना का हाथ खींचकर अपने सीने पर रख लिया। रचना, मत जाओ, वह किसी बच्चे की तरह बड़बड़ाया। रचना का पूरा जिस्म बिल्कुल सुन्न हुआ था। तेजस्वी के तपते हुए जिस्म की गर्मी उसके दिल की धड़कनें अपने हाथ पर महसूस कर रही थी। उस एक पल में रचना को लगा जैसे वक्त रुक सा गया हो। ये वही था जिसके प्यार के लिए वह तरसती थी और आज वह खुद उसके हाथ को थामे हुए था। वह वहीं बैठी रही, अपना हाथ उसके हाथ में दिए हुए। तेजस्वी के कमज़ोर बेबस जिस्म को देखकर रचना को उस पर बेहद मोहब्बत और तरस महसूस हुआ। ये वही ताकतवर इंसान है, तेजस्वी नहीं था जिसे दुनिया डरती थी। ये एक तन्हा और बीमार आदमी था जिसको उस वक्त किसी के सहारे की ज़रूरत थी। उस रात वह बुखार में लिपटा हुआ था। रचना ने अपने दिल में तेजस्वी की मोहब्बत को हमेशा के लिए छुपा कर रख लिया था। उसे एहसास हुआ उनका रिश्ता अब सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये उससे कहीं और आगे बढ़ चुका था। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से छन छन कर तेजस्वी के चेहरे पर पड़ी तो उसने आंखें खोला। बुखार अब उतर चुका था, लेकिन जिसमें अभी हल्का सा दर्द बाकी था। उसने नज़र घुमाया तो रचना को कुर्सी पर बैठे देखा। उसका सर कुर्सी के पीठ से टिका हुआ था और वह उसी हालत में सो रही थी। रचना का एक हाथ अभी भी तेजस्वी का हाथ में था। तेजस्वी ने धीरे से अपना हाथ छुड़वाया बिना उसे देखे। सोते हुए उसका चेहरा कितना मासूम लग रहा था। बिखरे हुए लटे उसके गालों पर आ रही थी। तेजस्वी को याद आया, ये लड़की पूरी रात उसकी वजह से जाग रही थी। एक अनजाना सा एहसास उसके दिल में पैदा हुआ था। धन्यवाद के शब्द और अपनापन का एहसास ऐसा जागा था जो पहले कभी महसूस नहीं किया था उसने। बहुत धीरे से उसकी उंगलियों पर अपनी पकड़ मजबूत की। रचना की आंखें खुल गई। उसने तेजस्वी को जागते देखकर जल्दी से उसके माथे पर अपना हाथ रखा। भगवान की बहुत कृपा है, आपका बुखार उतर गया है। उसकी आवाज़ में फिक्र और भगवान से प्रार्थना की दुहाई चमक रही थी। तेजस्वी कुछ कह नहीं सका, बस धन्यवाद भरी नज़रों से उसे देखता रह गया। उस एक रात ने उसके बीच की हर दीवार गिरा दी थी। अब वह सिर्फ दोस्त नहीं थे, वह एक दूसरे का ख्याल रखने वाले साथी बन गए थे, जिनके बीच सबसे ज़्यादा चुप्पी से बात होने लगी थी। उस किस्से के बाद तेजस्वी का व्यवहार रचना के साथ और भी ज़्यादा नरम पड़ गया था। वह अब उसका पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। एक दिन उसे कंपनी की एक बहुत बड़ी मीटिंग के सक्सेसफुल पार्टी में जाना पड़ा। वहाँ सारे मेहमान कपल्स को ही बुलाया गया था। उसने हिचकिचाते हुए रचना से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी?
रचना ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। पार्टी में पहुंचकर रचना की खूबसूरती पर सबका ध्यान चला गया था। तेजस्वी उसे अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाते हुए एक बहुत ज़्यादा विश्वास और गर्व महसूस कर रहा था। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत तसल्ली और बहुत ही खुश लग रहे थे। इस बीच किसी ने उनसे डांस फ्लोर पर आने के लिए ज़बरदस्ती की गई। तेजस्वी के माथे पर बल पड़ गए। वह इस तरह की चीज़ों का आदी नहीं था, लेकिन उससे पहले कि वो मना करता, रचना ने बहुत नरमी से उसका हाथ थामा था। उसके प्यार में एक विश्वास था, एक चुप्पी थी, एक चाहत थी। तेजस्वी उसकी आंखों में देखकर मना नहीं कर सका। जैसे ही तेजस्वी ने रचना को अपनी बाहों में लिया और उसके कमर पर हाथ रख के उसे सीने से लगाए, जैसे उसके जिस्म में बिजली की एक लहर दौड़ गई। रचना ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और दूसरा उसके हाथ में दे दिया। म्यूजिक की मध्यम धुन माहौल में फैली हुई थी, लेकिन उन दोनों के लिए दुनिया बिल्कुल अलग हो गई थी। एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे जहां शब्दों की कोई गुंजाइश नहीं थी। तेजस्वी ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी औरत को इतने करीब से छुआ था। रचना की सांसों की महक, उसके बालों से आती हुई भीनी भीनी खुशबू और उसके जिस्म की गर्मी तेजस्वी के होश हवास पर छा रही थी। उसे एहसास हुआ रचना उसकी बाहों में कितने मोहब्बत से समा गई थी, जैसे ये जगह बनी ही उसके लिए हो। रचना का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। तेजस्वी की मजबूत पकड़ उसे अपने भरोसे का एहसास दिला रही थी। ये उनके जिस्म का नहीं, आत्मा का मिलन था, जहाँ हर कदम, हर भीड़ एक अनकही बात कह रही थी। वे दुनिया ठहाके से बेखबर, बिना कुछ कहे सिर्फ एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। ये कुछ पल उनके लिए बिल्कुल अलग थे। शायद ये मोहब्बत के रास्ते पर पहली मोहर थी। उस रात जब वो पार्टी से वापस आ रहे थे तो गाड़ी में एक गहरी चुप्पी छा गई थी कि अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवा के झोंके चलने लगे, आसमान पर बादल गरजने लगे। जब वो घर पहुंचे और जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, बारिश की पहली बूंद रचना के चेहरे पर गिरी थी। वे जो पहले ही उस शाम के खूबसूरत नज़ारे में खोई हुई थी, बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। अपने बाजू फैलाकर बारिश में भीगने लगी। तेजस्वी उसे देखता ही चला गया। भीगे बाल, बारिश के कतरों से सजा चेहरा, उसकी बेबाकी हंसी। रचना उस वक्त किसी परी से कम नहीं लग रही थी। रचना ने आगे बढ़कर तेजस्वी का हाथ थामा और उसे भी खींचकर बारिश में ले आई। तेजस्वी, जो हमेशा खुद को बहुत काबू में रखने वाला इंसान था, आज रचना की उस हरकत पर खुद को रोक नहीं सका था। वह भी उसके साथ उस पल को जीने लगा था। अचानक आसमान पर बिजली जोर से चमकी, बादलों की गरज सुनाई दी। रचना डरकर एकदम तेजस्वी से लिपट गई। तेजस्वी ने बेकाबू उसे अपने बाजुओं में मजबूती से जकड़ लिया था। बारिश की तेज बूंदें उन दोनों को भिगो रही थी, लेकिन उन्हें किसी चीज़ की परवाह ही नहीं थी। रचना का भीगा हुआ जिस्म तेजस्वी के जिस्म से लगा हुआ था। उसके गीले कपड़े उसके जिस्म की हर एक अंग को साफ दिखा रहे थे। तेजस्वी अपने अंदर एक आग भड़कती महसूस कर रहा था, एक ऐसी आग जिसे वह अब तक दबाता आया था। उसने रचना का भीगा हुआ चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। रचना ने कांपती पलकों से उसे देखा। उनके होठों के बीच कुछ इंच की दूरी थी। तेजस्वी की नज़रें उसके कांपते होठों पर जमी हुई थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रहा था। उसकी गर्म सांसें बारिश की ठंडक में एक दूसरे से टकरा रही थी। वह उसे चूमने ही वाला था, उसकी ज़िंदगी के प्यार का पहला एहसास देने ही वाला था कि हकीकत की एक और बिजली उनके दिमागों पर गूंजी। दोनों को अपना किया हुआ वादा, अपनी हकीकत याद आ गई। वह एक झटके से एक दूसरे से पीछे हट गए थे। उनकी आंखों में एक तूफान था, एक इच्छा की तड़प थी, बेबसी का दीवार था। वह बिना कुछ कहे भीगते हुए अंदर की तरफ भागे। अपने पीछे बारिश में एक अधूरी आग, दिलों में एक सुलगती हुई प्यास छोड़ आए। उस रात के बाद उनके बीच की चुप्पी और ज़्यादा गहरी हुई और उनके दिलों में चुभ सी गई थी। ये एक ऐसी अनकही दास्तां बन गई थी जिसे वे दोनों महसूस तो करते थे, मगर जुबान पर लाने से डर रहे थे। कभी कभी जब रात हो जाती तो घर के दीवारों पर सन्नाटे सवार हो जाते। रचना के जज्बात उसके सब्र पर किसी चोट से कम नहीं होती। वे उनकी रातों में से एक थी। वे दोनों आंगन में बैठे थे, मध्यम रोशनी में चुप्पी से एक दूसरे के मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। तेजस्वी किताब में खोया हुआ था और रचना उसे देख रही थी। उसके चेहरे का सुकून, उसके मोहब्बत की प्यास। रचना के अंदर एक तूफान उठ रही थी, उससे रहा नहीं गया और वह उठी। उसके चाल में एक बेबाकी खिंचाव थी। वह तेजस्वी के पास आई, जो उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। बिना कुछ कहे उसकी गोद में बैठ गई। तेजस्वी ने किताब एक तरफ रख दी है। उसके चेहरे पर हैरानी भी थी,
और एक हल्की सी उदासी सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे उसी पल का इंतजार भी था और उससे डर भी रहा था। उसके हल्क से सिर्फ एक घुटी घुटी सी आवाज़ निकली। रचना ने अपनी उंगलियों के उसके होंठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया, फिर अपना चेहरा उसके गले में छुपा लिया। उसकी सांसें तेज होती तेजस्वी के चेहरे से टकरा रही थी। रचना ने अपना चेहरा उसके चेहरे से बिल्कुल करीब किया हुआ था। मुझे चूमिए तेजस्वी जी, ये वो कह रही थी। ये एक औरत की विनती थी जो अपनी तड़प के हाथों मजबूर हो गई थी। मुझे महसूस करना है कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। मुझे महसूस करवाइए कि मैं आपकी हूँ या नहीं। तेजस्वी हल्का सा हंसा। उसकी हंसी में खुशी से ज़्यादा बेबसी दिखाई दे रही थी। उसने बहुत नरमी से रचना का चेहरा अपने हाथों में लिया। रचना, जिद ना करो। उसकी आवाज़ में एक गहरी कपकपाहट थी। एक तो तुम बहुत छोटी हो मुझसे, और ऊपर से इतनी अजीब चाहत जो मैं पूरा नहीं कर सकता। फिर उसकी मुस्कुराहट मध्यम पड़ गई। उसकी आंखों में वही दर्द उभर आया जिसे रचना पहचानती थी। काश मैं तुम्हें वह सुकून दे पाता जिसकी तुम हकदार हो। इस बार रचना के दिल को उसके दर्द से ज़्यादा उसकी बेबसी पर गुस्सा आया था। उसको यूं हर बार अपने मोहब्बत से दूर कर देना, जैसे उसने अपनी इस हालत को किस्मत मान लिया हो, ये रचना को मंजूर नहीं था। वह चुपचाप उसकी गोद से उठी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। इस बार एक अजीब सा एहसास था। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र तेजस्वी पर डाली, अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। उसकी चुप्पी तेजस्वी को किसी तूफान का पता दे रही थी। उस रात रचना सोई नहीं। उसने जंग का ऐलान कर लिया। ये जंग तेजस्वी की बेबसी के खिलाफ थी, उसकी किस्मत के लिखे पन्नों के खिलाफ थी और अपनी अधूरी मोहब्बत के खिलाफ थी। उसने लैपटॉप खोला और उसकी उस हालत पर कई रिसर्च करनी शुरू कर दी। वे हर आर्टिकल, हर मेडिकल, हर मरीज के एक्सपीरियंस को पढ़ रही थी। उसकी आंखों के सामने उम्मीद के नए दरवाजे खुल रहे थे। उसी शाम वो पूरे हिम्मत के साथ तेजस्वी के कमरे में दाखिल हुई। तेजस्वी उसे देखकर चौंका था। आज रचना के चेहरे पर वो बेचैनी नहीं, बल्कि एक जीत की जंग थी। तेजस्वी, कल रात आपने कहा था कि काश आप मुझे वह सुकून दे पाते। मैंने उस काश को हकीकत में बदलने का रास्ता ढूंढ लिया है। उसके शब्द में एक ऐसा विश्वास था कि तेजस्वी एकदम हैरान रह गया। रचना, ये मेरी समस्या है। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन रचना ने उसे रोक दिया। ये तब तक आपकी समस्या थी जब तक आपने उसे अपनी किस्मत मान ली थी, लेकिन मैंने आपसे हारना नहीं सीखा, इसलिए अब ये हमारी समस्या है। उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को तेजस्वी के सामने की, जिस पर दुनिया के सबसे नंबर 1 डॉक्टर के नाम और इलाज की बारीकी थी। मैं आपसे जंग करने को नहीं कह रही तेजस्वी, मैं आपको अपनी मोहब्बत पर भरोसा करने को कह रही हूँ। उसकी आंखों में झाँक कर बोली, क्या आप तैयार हैं? तेजस्वी की नज़रें कभी रचना पर, कभी उस विश्वास भरे चेहरे को देखता, कभी उसके स्क्रीन को जिसमें उसकी खोई हुई जिंदगी की उम्मीद छुपी हुई थी। आखिरकार तेजस्वी ने अंदर का डर, रचना की मोहब्बत और विश्वास के आगे हार मान लिया। उसने एक गहरी सांस भरी और सर झुका दिया, जैसे किसी ने सालों बाद उसके कंधों से कोई बोझ उतार दिया हो। तेजस्वी ने थकी हुई आवाज़ में कहा, मैं तैयार हूँ रचना, मैं तुम्हारे साथ हर कदम उठाने को तैयार हूँ। रचना की आंखों में आंसुओं के साथ एक जीत की मुस्कुराहट उभरी। उसने आगे बढ़कर तेजस्वी का हाथ मजबूती से थाम लिया। ये सिर्फ आपका नहीं, हम दोनों का सफ़र है। उसे हम दोनों मिलकर एक साथ ख़त्म करेंगे। इलाज के तरीकों पर अमल करना शुरू कर दिया। हर दिन अच्छे अच्छे सीनियर डॉक्टर, जहां तेजस्वी अपने बचपन के उन जख्मों और दर्द पर बात करता जिन्हें उसने कभी जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं की थी। रचना साई की तरह उसके साथ रहती, उसे याद दिलाती वह बिल्कुल अकेला नहीं है। लेकिन असल परीक्षा रात को ही होती, जब कमरे का दरवाज़ा बंद होता और दुनिया सो जाती। रचना ने डॉक्टरों की एक्सपीरियंस और वर्जिश की एक लिस्ट बना रखी थी। उसके अमल में एक चुप्पी और अटल वादा था, उसे परेशानी से निकाल कर ही दम लेगी। कमरे का दरवाज़ा बंद होता तो जैसे दुनिया की हर आवाज़, हर रोशनी पीछे रह जाती। अब यहाँ सिर्फ ये दोनों थे और उनके बीच भरोसा, व नाजुक रिश्ता। एक नई किताब खुल चुकी थी। रचना ने उसे बिस्तर पर आराम से लेटने को कहा। तेजस्वी का दिल धड़क रहा था, मगर आज उसमें दर्द से ज़्यादा एक अनजाना सा विश्वास था। रचना उसके पास आकर बैठी, उसकी आंखों में झांका। तेजस्वी, आज हम आपके जिस्म से नहीं, आपकी आत्मा से बात करेंगे। उसकी आवाज़ में चुप्पी से ज़्यादा एहसास था। उसने अपना गर्म हाथ तेजस्वी के पेट के सबसे निचले हिस्से पर रखा। उसके प्यार की तपिश तेजस्वी के जिस्म में गुजर कर सीधा उसके दिमाग और उस पॉइंट तक पहुंच रही थी, और उसके पूरे जिस्म पर एक मीठी सी लहर दौड़ गई। आंखें बंद किए और मेरी आवाज़ को अपने अंदर उतारने दीजिए, रचना ने कहा। हर सांस के साथ अपनी पूरा ध्यान, अपनी ताकत उस बेजान जिस्म पर लगाओ जहाँ मेरा हाथ है।
वह जगह जहाँ से आदमी की जान शुरू होती है। तेजस्वी ने कोशिश की, मगर सालों की बेबसी एकदम से ख़त्म नहीं हो सकती थी। कुछ नहीं हो रहा। उसकी आवाज़ में मायूसी उभरने लगी। रचना झुकी। उसके होंठ तेजस्वी के कान को छू रहे थे। तेजस्वी, कुछ हो रहा है। उसकी गर्म सांसों ने तेजस्वी के हवास पर जादू गिरा दिया था। आपकी ताकत मेरे नाम, मेरे पुकार से है। आप बस उसे सुन पा रहे हैं। एक बार फिर कोशिश करो मेरे लिए। उसकी आवाज़ में छुपी मोहब्बत और विनती ने तेजस्वी के अंदर जैसे कोई सोया हुआ चमत्कार शुरू कर दिया। उसने अपनी सारी दुनिया को उस एक नस पर भुला दिया और फिर उसे महसूस हुआ अंदर की गरमाइयों ने जिंदगी की पहली मध्यम सी सनसनाहट। रचना, उसकी आवाज़ हैरानी और खुशी से उभर रही थी। ये क्या था? रचना के चेहरे पर वह मुस्कुराहट थी जो पूरी दुनिया को जीत लेने के बाद आती है। ये आप थे। उसने झुककर उसके माथे पर किस किया। ये आपकी ताकत थी जो मेरा प्यार पाकर जाग उठी है। आप उसे पूरी तौर पर महसूस करने का टाइम आ गया है। ये कहकर वह उठी। उसकी चाल में एक अजीब सा बहकाव था। कुछ पल के बाद लौटी तो उसके हाथ में गर्म खुशबूदार तेल की प्याली थी। कमरा अब इलाज में डूबा हुआ था। रचना उसकी सबसे बड़ी डॉक्टर बन गई थी। उसने तेजस्वी को पेट के बल लेटने का इशारा किया और तेल को अपनी हथेलियों में गर्म करके उसकी कमर पर रख दिया। उसके हाथ तेजस्वी के जिस्म पर ऐसे चल रहे थे जैसे कोई शायर अपनी सबसे खूबसूरत गज़ल लिख रहा हो। उसके हर प्यार में मोहब्बत थी, हर हरकत में मोहब्बत थी। उसके जिस्म के हर तनाव को ख़त्म कर रही थी ताकि उसकी आत्मा पूरी तौर पर आज़ाद हो सके। आप मेरी तरह करें। उसकी आवाज़ में एक नया सा हुक्म था। तेजस्वी बिना कोई सवाल किए पलट गया। ये पूरी की पूरी इलाज एक आशिक की अपनी मासूक के सामने थी। वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी उसके सामने बेनकाब किए लेटा था। रचना ने तेल उसकी छाती पर लगाया, उसके दिल की धड़कनों को महसूस किया। उसके हाथ उसके नाभ से होते हुए उस लकीर पर जा ठहरी जहाँ उसकी मर्दानगी की पहचान होती है। उसका प्यार, उसका इलाज अब उसके नसों में उतर रहा था। तेजस्वी का सांस जैसे रुक सा गया था। रचना ने उसकी आंखों में देखा। डरिए मत, ये आपकी ताकत का घर है और आज मैं उस घर को हमेशा के लिए ताकतवर बना दूंगी। उसने गर्म तेल उसके मर्दानगी के सोए हुए जगह पर डाली। तेजस्वी के मुंह से एक गहरी सिसकी निकली। रचना ने अपनी पूरी मोहब्बत और ध्यान से अपनी उंगलियों में समेट ली और उसके जिस्म से उस मर्ज की मालिश करने लगी। उसका प्यार इतना गहरा, इतना बेकरार था कि तेजस्वी को लगा जैसे उसकी उंगलियां उसके जिस्म पर चमत्कार कर रही हो। उसका जादू जैसे प्यासी बुझी हुई नसों में पहुंच चुकी थी। एक आग उभर रही थी और उसके खून को पिघलाकर एक तूफान बना रही थी। तेजस्वी को अपने जिस्म के उस हिस्से में जहां सालों से मौत की चुप्पी थी, वहां साफ साफ एक हरकत महसूस हुई। उस सोए हुए राजकुमार ने एक अंगड़ाई ली, आंखें खोल दी। ये मोहब्बत के जवाब में वह नसें उसकी हरकत कर रही थी और उसे एक अलग ही एहसास दे रही थी। तेजस्वी की बंद आंखों से दो गर्म आंसू बह निकले। रचना ने झुककर उन्हें चूम लिया। ये आंसू आपकी कमजोरी नहीं, आपकी जीत है तेजस्वी, हमारी जीत है। उस रात, उस प्यार के बाद उनके बीच कोई शब्द नहीं था, सिर्फ सांसें थी। एक दूसरे के जिस्म का एहसास था और एक ऐसी चुप्पी थी जो हजारों शब्दों पर भारी थी। वह रात उन्होंने एक दूसरे की बाहों में बिताए थे, जिस्मानी तौर पर अलग लेकिन आत्मा के तौर से एक दूसरे में गुम हो गए थे। उनकी मोहब्बत की नई हकीकत सुबह की शुरुआत थी। आने वाले हफ्तों में तेजस्वी एक नया इंसान बनकर उभर रहा था। उसके चेहरे पर विश्वास की चमक लौट आई थी। उसके चाल में वही पुरानी बेबाकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब रचना के लिए एक ऐसी गहरी मोहब्बत जाग रही थी जो हर नज़र से दूर थी। उनकी रातें अब इलाज से ज़्यादा मोहब्बत की भेंट बन चुकी थी, जहाँ वह एक दूसरे के जिस्म के भेद मोहब्बत के नए नए तरीकों को सीख रहे थे। रचना की मेहनत आखिरकार रंग ले आई थी। एक दिन जब रचना किचन में शाम की कॉफ़ी बना रही थी, तेजस्वी दबे पांव उसके पीछे आया। रचना को उसकी मौजूदगी का एहसास तब हुआ जब वो उसे मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ चुका था। उसका जिस्म तेजस्वी के सीने से जाकर टकराया था, उससे पहले कि रचना कुछ कहती। तेजस्वी के गर्म होंठ उसके गर्दन के नाजुक जगह पर चला गया। रचना के हाथ से कॉफ़ी का मग गिरते गिरते बचा। उसके पूरे जिस्म में एक मीठी सी सनसनी दौड़ गई। तेजस्वी, उसकी आवाज़ कांपती हुई मीठी सी आवाज़ थी। तेजस्वी ने उसे अपनी तरफ झुका लिया। उसका एक हाथ रचना की कमर पर था, दूसरा उसके बालों में। आज के बाद कोई इलाज नहीं, कोई वर्जिश नहीं। रचना, उसकी आवाज़ में एक गहरी मर्दानगी झलक रही थी। डॉक्टर ने कहा है मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। ये कहते ही उसने रचना के कांपते होंठ पर अपने होंठ रख दिए। ये कोई नरम किस नहीं था, ये एक ऐलान था, एक जीत का, जश्न का।
और तेजस्वी उसे बड़ी मोहब्बत से चूम रहा था। उसके होठों को, उसकी आत्मा को जैसे पी रहा हो। उसकी जुबान पर बेबाकी से रचना की जुबान से उलझ गई। एक ऐसी मोहब्बत शुरू हुआ जिसमें सालों की प्यास और बेपनाह मोहब्बत शामिल थी। रचना भी उसके चुंबन का भरपूर जवाब दे रही थी। जब उसकी सांसें उखड़ने लगी तो वह अलग हुए। कुछ पलों के लिए तेजस्वी ने उसे दोबारा चूमना शुरू किया। इस बार उसका हाथ रचना की कमर से फिसलता हुआ उसके ब्यूटी बॉल पर चला गया। उसने कपड़ों के ऊपर से ही उसे अपनी पकड़ में ले लिया तो रचना के मुंह से एक बेबाकी सी सिसकी निकली थी। तेजस्वी का प्यार उसे पागल कर रहा था, उसे छेड़ रहा था, अपनी मोहब्बत की शिद्दत का एहसास दिला रहा था। वे दोनों किचन में ही एक दूसरे में खोए हुए थे। आने वाली रात के हसीन सपने अपनी आंखों में सजाए आखिर में वह रात आ ही गई जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उनके जिस्म और आत्मा का मिलन था। तेजस्वी ने पूरे कमरे को सिर्फ मोमबत्तियों और रोशनी से सजाया था। हवा में हल्की सी गुलाब की खुशबू थी। रचना जब कमरे में दाखिल हुई तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तेजस्वी उसके सामने आया और उसका हाथ थामा। आज मैं तुम्हें वह सब कुछ देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। रचना, उसकी आवाज़ में जज्बात के प्यार दिखाई दे रहे थे। मेरी मोहब्बत, मेरी आत्मा, मेरा जिस्म, आज सब कुछ तुम्हारा है। उसने रचना को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लाकर बहुत नरमी से लिटा दिया और बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता उनकी शुरुआत झिझक नरमी से होती हुई उनके हाथ कांप रहे थे। उनकी सांसें बेकाबू थी। उसने बहुत धीरे से रचना के कपड़े उतारे। उसके जिस्म के हर इंच को अपनी नज़रों से जांच रहा था। अपने होठों से छुए उसका पहला प्यार बहुत नरम था, जैसे कोई मकसद पूरे जिस्म को अपने लपेट में ले रही हो। लेकिन जैसे जैसे उनकी मोहब्बत का सफ़र आगे बढ़ता गया वह जंग जुनून की जगह ले ली। सालों का दबा हुआ प्यार फट पड़ा था। तेजस्वी के हर प्यार में एक ऐसी ताकत, एक ऐसी प्यास थी जो रचना के होश उड़ा रही थी। उनके जिस्म एक दूसरे में ऐसे समाये हुए थे जैसे वो हमेशा से एक ही थे। उनकी हरकत में एक ऐसी विश्वास थी जैसे दुनिया की हर शय थोड़ी देर के लिए रुक सी गई हो और सिर्फ ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत की धुन पर नाच रहे हों। तेजस्वी की मोहब्बत पल पल बढ़ती जा रही थी। वह अपनी मोहब्बत के हर कतरे से रचना को भिगो देना चाहता था। उसका जुनून इस तरह बढ़ रहा था, रचना को लगा उसकी जान ही निकल जाएगी। तेजस्वी, उसकी आवाज़ कांपी थी, धीरे धीरे, प्लीज़। अब उसके लिए ये बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। तेजस्वी उसे जो दे रहा था उसकी कांपती आवाज़ पर थोड़ा सा रुका था। तेजस्वी के लिए जैसे मोहब्बत की आखिरी जंग थी। उस रात उसके जिस्म और आत्मा का मिलन हो चुका था। उसकी मोहब्बत की कहानी पूरी हो गई थी। जब सुबह की पहली सुनहरी किरण ने खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में कदम रखा तो रचना ने धीरे से आंखें खोली। एक पल के लिए उसे सब कुछ ऐसा सपना सा लगा था। रात का जुनून, वो प्यार, वो बेपनाह मोहब्बत जिसमें वो दोनों पिघल रहे थे और एक हुए थे। फिर उसे अपने आसपास तेजस्वी की मजबूत बाजुओं का दबाव महसूस हुआ और उसके होंठों पर एक तसल्ली भरी मुस्कुराहट फैल गई। ये सपना नहीं, उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत थी। आज उनके बीच कोई झिझक, कोई दूरी नहीं थी। वे दो जिस्म एक जान हो चुके थे। वह एक आत्मा थे जो मोहब्बत की आग में तपकर और ज़्यादा पवित्र हो चुके थे। उसने मोहब्बत से करवट बदली ताकि तेजस्वी की नींद खराब ना हो। उसके सुकूनी चेहरे को देखने लगी, वही चेहरा जो कल तक एक अनजाने दर्द और बेबसी की तस्वीर बन बैठा था, आज उस पर बच्चों जैसी मासूमियत और गहरा सुकून था। रचना ने सोचा, मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। ये मुर्दे आदमी के रगों में ज़िंदगी की लहर दौड़ा सकती है और टूटे हुए इंसान को जोड़कर पूरी कर सकती है। उसने बेकाबू आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। उसके नरम मोहब्बत की गर्मी से तेजस्वी ने धीरे से आंखें खोल लिए। उसकी आंखों में नींद का खुमार था और एक ऐसा गहरा बेबाक समुंदर था जिसमें सिर्फ और सिर्फ रचना की मोहब्बत दिखाई दे रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक मुस्कुराहट के साथ रचना को अपनी बाहों में और ज़्यादा करीब खींच लिया। उसका चेहरा अपने चौड़े सीने पर छुपा लिया, जैसे उसे दुनिया की हर नज़र से सुरक्षित कर लेना चाहता हो। उसके दिल की धड़कन रचना को अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी, एक ऐसी धड़कन जो सिर्फ उसी के नाम पर धड़कती थी। रचना के इंतजार के कई पलों के बाद तेजस्वी की आवाज़ रात के जुनून के बाद बहुत गहरी और सुकून में बीती थी। तुमने मुझे दोबारा जीना सिखाया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी आत्मा का विश्वास था जिसे आज जुबान मिल गई थी। रचना ने उसके सीने से सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। नहीं तेजस्वी, उसकी आवाज़ में मोहब्बत की नरमी थी। हमने एक दूसरे को जीना सिखाया है, आपके बिना मैं अधूरी थी। तेजस्वी ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया, सिर्फ अपनी आत्मा का मिलन करवाया। ये कहते ही उसने रचना के होठों को अपने होठों की पकड़ में ले लिया।
ये एक लंबा किस्सा धीरे धीरे गहरा होता गया, जिसमें रात की थकन, सुकून, एक नई जिंदगी की शुरुआत शामिल थी। वे दोनों चुप से एक दूसरे में खोए रहे, अपनी सांसों की गर्मी, दिल की धड़कनों को महसूस करते हुए। उनकी मोहब्बत की कहानी को, जो एक मरी हुई आत्मा और सौदे से शुरू हुई थी, आज अपनी हकीकत और खूबसूरत बनावट को पहुंच गई थी। वक्त जैसे पर लगाकर उड़ने लगा। उनका हर दिन त्यौहार जैसा बीतने लगा था। हर जगह खुशियां ही खुशियां थी। तन्हाई मिट चुकी थी। अब रचना की हंसी, उसकी चूड़ियों की खनक, उनकी मोहब्बत भरी चुप्पी से हर वक्त गूंजती रहती थी। तेजस्वी अब वो पहले वाला अड़ियल बिजनेसमैन नहीं था। उसकी व्यक्तित्व में मोहब्बत ने एक ऐसी नरमी और ठहराव पैदा कर दिया था कि उसके सारे वर्कर हैरान थे। अब वो हर पल रचना के साथ बिताना चाहता था, उसकी हर खुशी को अपनी आंखों से देखना चाहता था। एक शाम वह दोनों पार्क में टहल रहे थे। चांदनी रात थी, फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। रचना चलते चलते अचानक खामोश हो गई। तेजस्वी, जो उसके हाथ में हाथ डाले चल रहा था, उसकी चुप्पी और हाथ की हल्की सी कपकपाहट को जल्दी महसूस कर लिया और रुक गया। उसे अपनी तरफ घुमाया। क्या हुआ रचना? तुम परेशान लग रही हो। रचना ने नज़र झुका ली। तेजस्वी, हमें साथ रहते इतने महीने हो गए, पता नहीं हमारा बच्चा होगा भी या नहीं। डॉक्टर कहते हैं कभी कभी इस समस्या के बाद वे अपनी बात पूरी न कर सकी। उसके शब्द में एक अनजाना सा डर था, अपनी मोहब्बत की उस खूबसूरत रिश्ते को पूरा न होने का डर। तेजस्वी ने उसे अपने बाहों में भर लिया और उसका सर अपने सीने पर रख लिया और एक सिसकी ली। तुम मेरी तरफ देखो। उसने रचना का चेहरा अपने हाथों के प्यालों में थाम लिया, उसकी आंखों में झांका। रचना, मैंने कई सालों तक एक अधूरी बेमतलब जिंदगी बिताई है। मुझे लगता था कि मेरी दुनिया में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। तुम मेरी खुशी और मेरा सुकून बन गई, मेरी मंजिल बन गई। अगर बच्चा हुआ तो हमारी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत सबूत होगा, लेकिन हमारी मोहब्बत उस सबूत की मोहताज नहीं। हमारा इश्क खुद अपनी सबसे बड़ी पहचान है। अगर भगवान ने हमें औलाद दी तो हम मिलकर उसे दुनिया की हर खुशी देंगे, और अगर उसकी रजा कुछ और हुई तो मैं अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी तुम्हें ये बताने और जताने में बिता दूंगा कि तुम अकेले मेरे लिए काफ़ी हो, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। तेजस्वी के उन शब्दों ने उसकी आंखों में मौजूद सच्चाई बयां कर दी। रचना के दिल से हर दर्द, हर डर निकाल कर फेंका था। उसने उस दिन खुद को सुरक्षित महसूस किया, और फिर कुछ महीनों के बाद वह पल आ ही गया था जब उनकी मोहब्बत पर आसमान से चमत्कार हुआ था। रचना ने कांपते हाथों से एक छोटा सा खूबसूरत सा सजा हुआ डब्बा था, तेजस्वी को थमाया, और तेजस्वी आश्चर्य में पड़ गया था। ये क्या है? तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए पूछा था। खोल कर देख लो। रचना की आवाज़ खुशी से कांप रही थी। तेजस्वी ने डब्बा खोला। उसमें टिश्यू पेपर में लिपटा हुआ रबड़ का नन्हा सा बच्चा था। तेजस्वी ये देख सुन रह गया। उसने उस बच्चे को हाथ में लिया। वह उसकी हथेली से भी छोटी थी। उसने नज़रें उठाकर रचना को देखा। उसकी आंखों में एक विश्वास और सवाल था। रचना ने हंसते हुए आंसुओं के साथ हाँ में सिर हिला दिया। तेजस्वी के चेहरे पर जो असर उभरे, उन्हें शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल था। खुशी, हैरानी, धन्यवाद, अनकही मोहब्बत, एक सैलाब था जो उसकी आंखों में निकला था। एक झटके से रचना को अपनी बाहों में भरकर उसे उठा लिया, जैसे वह कोई पंखों वाली परी हो। वह दीवाना होकर उसे उठाते घूमने लगा। रचना, रचना, तुम सच कह रही हो, मैं पिता बनने वाला हूँ। उसकी आवाज़ खुशी से उभरी थी। हाँ तेजस्वी, हम माँ बाप बनने वाले हैं। ये हमारी मोहब्बत का सबूत है। रचना, हमारा अपना एक जिस्म जिसे अब बाहों में उठाएंगे। उसे बालकनी में ले आया, जहाँ कभी एक अधूरा सपना रह गया था। आज वही दोनों खड़े थे, अपनी आंखों में आने वाले कल के अनगिनत हसीन सपने सजाए। तेजस्वी ने उसे नीचे उतारा और पीछे से अपनी बाहों के दबाव में ले लिया। उसके हाथ बहुत नरम और सुरक्षित थे। रचना के पेट पर थे। यहाँ से हमारी कहानी शुरू नहीं होती। रचना, तेजस्वी ने उसके कान में धीरे से कहा। यहाँ तो सिर्फ एक सौदा हुआ था। हमारी कहानी तो उस दिन शुरू हुई थी जब तुम्हारे प्यार ने मेरी टूटी हुई आत्मा को जोड़ दिया था। और अब देखो, हमारी मोहब्बत एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रही है। वे दोनों चुप से अपने घर के बने मंदिर में भगवान के चरणों में गिर गए थे और भगवान के तरफ देखते चुप से दोनों भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। भगवान ने उन दोनों पर चमत्कार किया था। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।